नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है। वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए ताकि उससे वीडियो का प्रसार आगे बढ़ता है। शेयर करेंगे तो प्रारब्ध के लिए अतिरिक्त स्नेह है। बेल आइकॉन अगर दबाएंगे तो हमारे वीडियो की सबसे पहले सूचना आप तक मिलेगी। हमारे साथ है बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जय हो, जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाबा जी, देवभूमि उत्तराखंड, उत्तरकाशी जिला, और उत्तरकाशी जिले में कल जो प्राकृतिक आपदा आई है, घराली पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, और उसी के साथ साथ गरतांग गली एरिया, वहां पर नदी ने आप कह सकते हैं कि अपनी दिशा ही बदल दी। जो वहां से सूचनाएं आ रही हैं, सबसे पहले मृतकों को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। जितने भी घायल हैं, जो लोग अभी तक लापता हैं, ईश्वर करे कि वो सभी के सभी सुरक्षित हों। जो कम से कम लापता हैं और जो घायल हैं उनका जल्दी से जल्दी इलाज हो, वो स्वस्थ हों। बहुत सारे लोग इस आपदा को केदार घाटी के आपदा से कंपेयर कर रहे हैं। सवाल ये होता है कि ये प्राकृतिक आपदा है, क्या हम सिर्फ इतना कह के ही बच जाएं? एक ये भी अप्रोच है बाबा जी कि सरकारों को जिम्मेदार ठहराओ और सरकारों से सवाल पूछो। हालांकि सरकार कभी भी सवाल से बच नहीं सकती। आपको क्या लगता है, इस तरह की आपदाएं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे और भी पर्वतीय प्रदेश हो, या मैं कहता हूं मैदानी इलाके भी हों, जहां पर नेचुरल इस तरह की क्लेमिटीज आती हैं, चाहे वो समुद्री क्षेत्र हो हमारे उस तरफ के साउथ के, आप कैसे देखते हैं इस तरह की आपदाओं को? अवनीश भाई, YouTube पे एक वीडियो उपलब्ध है। हिमाचल में एक बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा ऐतिहासिक स्थान है मणिकरण साहब। वहां पे एक बहुत मशहूर गुरुद्वारा भी है। गुरु नानक देव जी वहां कभी पधारे थे, तो वहां पे गर्म पानी के सोते फूटते हैं। वहां पे एक पेड़, वहां ऊपर से एक बहुत बड़ी चट्टान चली और आके गिर गई, और उसमें एक दो लोग घायल हुए थे। उसका वीडियो भी है। मैं अपने एक मित्र के साथ वहां घूमने गया था, तो वहां पे वो मणिकरण गुरुद्वारा आज भी है, और पूरा एक छोटा सा नगर बसा हुआ है वहां पे। वहां पे जगह जगह एसडीएम ने नोटिस चिपका रखे हैं कि यह स्थान खतरनाक है, इस पे कभी भी पत्थर गिर सकते हैं, कृपया इस स्थान को खाली कर दें, यह स्थान रहने के लिए असुरक्षित है। और ये घटना 5-6 साल पुरानी है। एसडीएम साहब ने चेतावनी देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली, क्योंकि लोगों ने खाली करने से मना कर दिया। बोले फिर चट्टान आएगी, फिर देखेंगे, 2-4 ठो मर जाएंगे, हम नहीं खाली करेंगे, हम नहीं जाएंगे, हमारी तो जी रोजी रोटी है। क्या कहेंगे आप? सरकार को अब क्या करना चाहिए? जबरदस्ती डंडा से खाली कराए ना, तो बड़ी निर्दयी हो जाएगी सरकार। सरकार ने एक नोटिस वहां अभी भी आप जाइए, जगह जगह नोटिस आज भी चिपके हुए हैं एसडीएम के। बस नोटिस चिपके हुए हैं, सब कुछ कारोबार वैसे ही चल रहा है। ईश्वर की एक अनुकंपा है, कृपा है कि अभी तक दोबारा कोई चट्टान नहीं गिरी, पर वो बहुत खतरनाक जोन है। जो वो भी घटना थी केदारनाथ त्रासदी, उसमें एक झील का निर्माण हुआ पड़ा था। वो झील कभी भी दरक सकती थी, सरकारी चेतावनियां थी, बहुत से लोग वहां रिसर्च कर रहे थे। बिल्कुल। और अंत में एक दिन वो झील टूट गई। तो सर बात यह है ना, सरकार को कई बार निर्मम होकर, पर जिस सरकार काम करने पड़ते हैं, पर जिस सरकार को पब्लिक का वोट लेना है, उसको अलोकप्रिय होना पड़ेगा निर्णय लेने के लिए। अब एक बात बताइए,
लगातार 3 साल से लगातार बाढ़ आ रही है मनाली में। मैं तो मनाली रहता हूं। इस बार वो तांडव है, वो तांडव है, आप सोच नहीं सकते। पता नहीं कितने घर बह गए। लोगों ने नदी में घुस के अंदर होटल बना रखे थे, नदी के अंदर। क्या करेंगे आप? सरकार क्या करेगी? सरकार ने अपना एक उसका रेगुलेशन है। अब सरकार ने सख्ती की है कि नहीं, हटाओ अपना होटल, निर्माण अलाउड नहीं है। अभी जो धराली वाला है वो भी एकदम, इससे पहले भी 2-3 केसेस हुए हैं जब लोगों ने नदी में घुस के मकान बनाए थे तो अचानक एक दिन बाढ़ आई, सब कुछ बहा के ले गई। अच्छा एक मिनट, हमारे यहाँ जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं उनकी पब्लिक मेमोरी कितनी शॉर्ट होती है। 2-4 दिन होता है, उसके बाद खत्म हो जाएगा सब। तो सर बात यह है कि सरकार को, अच्छा ये समस्या सिर्फ एक अकेले धराली में या हिमाचल में या उत्तराखंड में थोड़ी ना है। भारत में पग पग पर अनियंत्रित विकास, अंधाधुंध विकास, कंस्ट्रक्शन, आपको ऐसे हजारों लाखों मकान मिल जाएंगे जो पूरी तरह असुरक्षित है। लोगों ने, मैंने एक बहुत ही छोटे से, मुश्किल से 8 फुट चौड़े और करीब 20-30 फुट गहरे प्लॉट में 6 मंजिला मकान बना देखा है। कितना असुरक्षित है, और बना रखा है लोगों ने। सर सरकार को अगर रेगुलेट करने पे आ जाए सरकार, तो आधा हिंदुस्तान तोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि रेगुलेशन नाम की चीज ही नहीं है कहीं। क्या करेंगे आप? बिल्कुल। और सरकार अगर रेगुलेट करेगी तो यही पॉलिटिकल पार्टियां, यही आपका विपक्ष, और यही जो आज पक्ष में है कल को विपक्ष बन जाएगा, ये चिल्लाने लगा, हाय गरीब आदमी का घर तोड़ दिया, हाय गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से आशियाना बनता है, इस निर्दयी सरकार ने देखो तोड़ दिया। आपने एक सुरक्षित घर बना रखा, उसमें आप रह रहे हैं। अभी आप सरकार आएगी, कहेगी नहीं इसका नक्शा पास नहीं है, तोड़ दो, सरकार तुरंत सरकार अलोकप्रिय हो जाएगी। तो सरकार ऐसा काम क्यों करनी जाए? 1 लाख लोगों की नाराजगी क्यों मोल लें? 2-4 कीड़े मकोड़े हैं, मरते हैं मर जाए, जी जी। सरकार को क्या फर्क पड़ता है? हम्म। सरकार लेकिन बाबा 1 जी, लाख या 10 लाख लोगों की नाराजगी क्यों मोल ले? हाँ ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच भी नहीं सकती, ये भी सही है। अब जरा इसका एक दूसरा पक्ष है। ज्यादातर लोग आपको सरकार बात ट्वीट करते कर हुए मिल देती है जाएंगे। ना, सरकार जी। अपनी जिम्मेदारी से कहां बचती है? सरकार एक ट्वीट कर देती है, ओहो हो बहुत दुख हुआ भाई। हाँ, घायलों को हाँ, इतने लाख और मृतकों को हाँ, इतने लाख की हो गया। सहायता हो गई। कहां बची है ठीक सरकार है। अपनी जिम्मेदारी से? मुझे, आप जब ये कह रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में आदमियों की, मानव जीवन की यही कीमत शुरुआत से लगा दी गई है कि आप जो है मरने के बाद पैसा मुआवजा दे दीजिए। मुआवजा एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। तो ये तो खैर एक मानसिकता है और एक ये समस्या है। एक इसका दूसरा पक्ष है बाबा जी। चाहे वो कोई भी प्राकृतिक सुंदरता से भरी जगह हो, पहाड़ हो या बाकी जगह है। लोग कहते हैं साहब, पहाड़ों की ही ले लीजिए, लोग कहते हैं आप जो है वहां पर एक्सेसिबल ऑल वेदर रोड्स देंगे तो लोग वहां जाएंगे, लोग वहां जाएंगे तो होटल वहां खुलेंगे। मैं ये कहता हूं कि इसी घटना में आप देखिए, कहीं भी पहाड़ी संरचना में होता यही है कि वैलीज में पुरातन गांव, पुरातन आबादियां रहती हैं और नदी भी उन्हीं वैलीज से जाती है। तो आखिर ये अनियंत्रित विकास जिसको आप कह रहे हैं, तो क्या अनएक्सप्लोर्ड छोड़ दिया जाए और पहाड़ में यही मतलब हो ऐसी एरियाज में कि नमक का बोरा पीठ पे ला दिए, सड़कें नहीं हैं, आदमी नहीं जाएगा और रहिए उसी तरह पुरातन काल में? क्योंकि कई तो पूरे पूरे देश, आप जापान को क्या कहेंगे, पूरा देश है पहाड़ है। हम कहते हैं नेपाल को ही आप देख लीजिए, थोड़ा सा तराई है, उसके बाद पूरा देश ही पहाड़ पे है।
तो ये क्या मतलब कोई उपाय हो सकता है क्या कि नहीं साहब आप जो है अंधाधुंध विकास मत करिए, राज को राज ही रहने दो, हैं? वो क्या कहते हैं, पहाड़ को पहाड़ ही रहने दो, कोई नाम न दो। मुझे गाना याद आ रहा है, हालांकि दुख की ये घड़ी है। नहीं तो सरकार ने जो, जिसके पास डोमिसाइल नहीं है वो पहाड़ पे घर नहीं खरीद सकता। हिमाचल में आप जमीन नहीं ले सकते, वो इसी रेगुलेशन का ही तो एक वो है, पार्ट है। उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में भी आप जमीन नहीं खरीद सकते। हाँ बिल्कुल है। अच्छा, ये जो अनियंत्रित विकास हो रहा है ये तब है जबकि ये इतना रेगुलेशन है। अगर आज आप इस रेगुलेशन को हटा लीजिए, 1 इंच भूमि, 1 इंच भूमि हिमाचल में नहीं बचेगी जहां कंस्ट्रक्शन नहीं, न हो जाए। एक मिनट, इसी से एक पॉइंट निकलता है। अब इसका तोड़ क्या निकाला है लोगों ने, होटल वालों ने तोड़ क्या निकाला है, वहां एक लोकल को कागज पर पार्टनर बनाते हैं और उसके बाद वहां पर एक प्रॉपर्टी स्टेब्लिश कर लेते हैं, होटल बना देते हैं, रिजॉर्ट बना देते हैं, ये कर देते हैं। तो अब इसमें तो वो पहाड़ का स्थानीय आदमी भी शामिल है। नहीं, उतनी सी बात नहीं है ये। हाँ जो भी रेगुलेशन है ये एग्रीकल्चरल लैंड के लिए है सिर्फ, ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं। हाँ हाँ, बिल्कुल है, कमर्शियल के लिए बिल्कुल है। नहीं है। कमर्शियल आप ले सकते हैं, आप किसी की एग्रीकल्चरल लैंड नहीं ले सकते। हम्म। अगर शिमला में अगर कोई हाई राइज बिल्डिंग बनी है, कोई सोसाइटी है वहां उसने फ्लैट बनाए हैं, उसमें फ्लैट आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। तो जो भी रेगुलेशन है वो सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड के लिए है। परंतु अनियंत्रित विकास का मतलब होता है एक सीमित मात्रा में ही किसी चीज के बोझ को कोई इकोलॉजी झेल सकती है, उससे ज्यादा अगर जाएगा तो दरक जाएगी। तो जो पहाड़ की जो इकोलॉजी होती है वो इतनी सेंसिटिव, इतनी फ्रजाइल होती है। पहाड़ का जो पर्यावरण है वो इतना फ्रजाइल होता है कि यदि आप उस पे ओवरलोड करेंगे, इसलिए देयर हैज टू बी अ रेगुलेशन फॉर एवरीथिंग। यहां तक कि जरूरत से ज्यादा मेहमान भी अगर किसी शहर में आ रहे हैं, टूरिस्ट पर्यटक आ रहे हैं, तो उसको भी रेगुलेट करने की जरूरत है। क्यों, अंधाधुंध जो, महाकुंभ, महाकुंभ में हमने प्रयागराज की हालत देखी नहीं थी? हाँ शहर की हालत देखी थी, सही है। हाँ। नहीं, अभी आप बताइए ना, वहां पे जो अमरनाथ यात्रा है उसको रेगुलेट करते हैं ना, वहां एक सीमा से ज्यादा श्रद्धालु अलाउड नहीं होते। वहां एक कुछ एरियाज हैं जहां आप परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, वहां आपको टेंट में ही रहना होता है। तो ये सारी समस्याएं हैं सर, और ये रेगुलेशन आपको करना पड़ेगा। और देखिए, पुराने जमाने के जो लोग थे ना सर, उनका जीवन, जो पहाड़ के लोगों की जो जीवन शैली थी वो बहुत सिंपल थी। उसमें इतना ज्यादा दिखावा, टिमटम और इतना ज्यादा शो ऑफ नहीं था, या इतना ज्यादा वो वैभवशाली उनका जीवन चर्या नहीं थी, या इतना ज्यादा वो शो ऑफ नहीं करते थे। वहां हर चीज सीमित संसाधन थे, तो सीमित ही सब कुछ उपयोग होता था। आज भी आप बहुत सारे गांव चले जाइए, वहां पे किसी किस्म का कोई कंस्ट्रक्शन या एक्टिविटी, या वो अपने गांव में घुसने ही नहीं देते। आज भी मलाना गांव है, वहां पे उनका अपना, वो तो पूरा उनका तो संविधान भी अलग है। वो कहते भाग जाओ, तुम्हारा विकास नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। किसी को अलाउ नहीं करते अपने गांव में घुसना, वो उनकी मर्जी है, अब सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो आप कह रहे हैं ना जो कि भाई क्या उनको विकास के लिए, सर विकास कीजिए पर उतना ही कीजिए कि जितना कि पर्यावरण और वो धरती झेल सके। अब सर सब कुछ इतना अति हो गया है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और सुनिए। अभी जो हम्म। आजकल प्रयागराज में बाढ़ आई हुई है, तो प्रयागराज वालों के
घर डूब रहे हैं। तो आज एक मैंने वीडियो देखी, मैंने देखा यार बात तो बुढ़िया सही कह रही है। एक बुढ़िया का वीडियो देखा, बुढ़िया की सिर्फ आवाज है। वो कहता है कि वो मैंने भी देखा। तुम लोगों ने श्रद्धालुओं को इतना लूटा है। बोला मैं वहां लूटा है। गई थी तो मुझे 1 किलोमीटर पे ऑटो रिक्शा पे छोड़ने का तुमने मुझसे 1,000 रुपये लिया था। अब ठीक है साले, तुम्हारा घर डूब रहा है तो भगवान तुमसे बदला ले रहे हैं, क्योंकि तुमने पूरे कुंभ में श्रद्धालुओं को लूटा है, लूट के पैसे कमाए हैं। और वो टोन भी प्रयागराज के आसपास का ही है जो वो महिला बोल रही है, हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। बहुत दूर का है। हाँ, वो जी। अब वही स्थानीय भाषा में ही बोल रही है, बोली जो है स्थानीय भोजपुरी है। तो सर ये भी एक, श्रद्धालुओं को लूटा तो जाता है। तो नहीं, ये तो खैर प्रारब्ध हो गया और वो दूसरे लाइन वाली बात हो गई। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई आपको जैसे अमरनाथ में आप संख्या रेगुलेट करते हैं वैसे ही बाकी जगहों पर क्यों नहीं करते। एक इसमें ये भी तो है, ये टूरिस्ट सीजन, आपको पहाड़ों में जाना है तो मई जून में ही जाना है, फलाने सीजन में ही जाना है। तो क्या इस वजह से भी एक दबाव, और क्या धीरे धीरे एक सामाजिक संस्कृति नहीं बदलनी चाहिए कि भाई पर्यटन साल भर होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही समय जाओ और मनाली की पूरी सड़क जाम कर दो। ऐसा जाम लगाओ कि काठगोदाम से लेके और भीमताल तक जाम लग जाए। और वहीं पर एक और, मैं ये जान रहा हूं, मैं एक खतरा मोल लेते हुए भी ये बात कहना जरूरी है बाबा जी। अब आप एक उदाहरण अगर ले लीजिए, नैनीताल से आप जब अल्मोड़ा की तरफ चलेंगे, नीम करौली जी महाराज, नदी के बीच में वो मंदिर, मैंने उसे देखा है, मेरा बचपन बीता है उसी उत्तराखंड में, मेरी पढ़ाई लिखाई भी उसी उत्तराखंड में हुई है। बाबा नीम करौली धाम एक बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में छोटा सा, और जिसमें एक मंदिर और बाकी सारी चीजें थी, लेकिन आज उसका स्वरूप बदल गया है। अब जब वहां स्वरूप बदल गया है, वहां नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो आप देख लीजिए जहां दूर दूर तक लोग या तो अल्मोड़ा रुकते थे और या तो भवाली और नैनीताल, और तब जाते थे दर्शन करके आते थे। आज लगातार होटलों की पूरी श्रृंखला है और इस समय सारे के सारे डूबे हुए हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि केवल मंदिरों के आसपास ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शन, चाहे वो धार्मिक भी हो और चाहे बाकी भी हो, वहां साल भर रेगुलेट होने की आवश्यकता है कि नहीं है, कि खाली बस टूरिस्ट सीजन में ही जाएंगे और इस तरह का धमाका कर आएंगे। सर बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मसूरी में जब ये कांवरिये निकलते हैं बोलबम, तो मसूरी में जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो इनको नहीं घुसने देता। आपको मालूम है ये बात? का मोटरसाइकिल वाले कांवरियों की एंट्री मसूरी में बैन होती है। नहीं, मुझे नहीं पता था जी। ओ, मैं तो गया हूं, हालांकि मैं तो कैंपटी, रहा हूं। हालांकि मैं मतलब कुमायूं की तरफ रहा, गढ़वाल की तरफ भी जाता था, कैंपटी फॉल को बर्बाद होते हुए मैंने देखा है सर। प्राकृतिक कैंपटी फॉल जिस रूप में था, और आज ऐसे लगता है कि जहां जहां वहां कोई स्विमिंग पूल बना दिया है और नहरिया टाइप की हो गई है। तो साहब आखिर सरकार रेगुलेट तो करती ही है। वो कांवरिया असल में ये जो लड़के होते हैं करते क्या है कि मोटरसाइकिलों पे होते हैं, तो ये मसूरी में रुकते नहीं है। ये जाएंगे देहरादून से, उधर चढ़ेंगे, 30-34 किलोमीटर है, बस वहां जाएंगे, 1-2 घंटा धमाल करेंगे, वापस आ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती थी इनकी वजह से, और हुड़दंग बहुत करते थे। तो एसएसपी ने, मुझे एक बार अच्छी तरह याद है, मैं एक बार गया था तो बताया कि नहीं, कांवरियों को नहीं घुसने देते। अब कुछ लोगों को मेरी बात हो सकता है, कुछ जो बिल्कुल, कट्टर चट्टर, उनको बहुत बुरी लग जाएगी। मैंने भी कहा, नहीं, आपको ये जानते आपको हुए, रेगुलेट ये करना जानते होता हुए कि कड़ी लगेगी बात, और नीचे है। आप देखिएगा इस वीडियो के कमेंट में तमाम चीजें आएंगी। लेकिन उसी के साथ ये भी तो है भाई कि जंगलों में जिस तरीके से लैंड जिहाद हो रहा है, उत्तराखंड देवभूमि, आप देखिए तमाम ऐसे उदाहरण, कहाँ कहाँ नहीं पहुंच गए, केदारनाथ बद्रीनाथ पहुंच गए, कहा यहाँ भी हमारा है। सवाल यही है कि अब कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को इस बात के लिए राजदंड लेके खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं भाई, ये नहीं चलेगा। जैसा आपने उदाहरण दिया मसूरी का, मैं तो कहता हूं किसी के लिए भी ऐसे थोड़ी ना कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये तो नहीं होगा ना। कुछ कड़े फैसले तो लेने ही होंगे, क्यों?
बिल्कुल। और बात यह है कि जब अनियंत्रित आगमन होगा, अनियंत्रित टूरिज्म होगा, अनियंत्रित विकास होगा, तो वहां पे जनता का भी दोहन ही होता है, शोषण होता है। मैंने मनाली में, मैंने टूरिस्ट प्लेसेस पे खूब होता है सर। 1,000 रुपए का कमरा 25,000 में बिकते हुए देखा है। हम्म। 25,000 में रूम नहीं मिला। बिल्कुल। इसीलिए मुझे लगता है बाबा जी, वो एक जो प्रकृति के साथ सहचर्य वाली बात है, बैलेंस, और जी। जिसमें सरकार, हम नागरिक यानी समाज और स्थानीय लोग, ये सारा कुछ एक साथ मिलेगा। क्योंकि देखिए, नदी अपना प्रवृत्ति नहीं बदलेगी और उससे अपेक्षा मत करिए। नदी तो बहेगी भाई, कभी दाएं बहेगी, कभी बाएं बहेगी। आप उसके रास्ते में आ रहे हैं तो फिर खतरा आप पर इसी तरीके से होगा। बाबा जी, ये और सर, ऐसा विषय पहाड़ है। पे यदि हाँ, रहना है आपको, सुनिए, हाँ, हाँ। कहीं पर भी आप रहते हैं, अगर रेगिस्तान में रहते हैं तो रेगिस्तान के हिसाब से रहना होगा आपको। हिसाब से रहिए। एकदम। रेगिस्तान आपके लिए नहीं बदलेगा। बिल्कुल। उसी अपेक्षा भी तरह मत पहाड़ करिए। भी, पहाड़ पहाड़ है, वो पहाड़ की तरह ही बिहेव करेगा। आपको पहाड़ के हिसाब बिल्कुल, से रहना होगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, वरना इस तरह की आपदाएँ हमेशा आएँगी। और ये आपदा नहीं है, ये प्रकृति का अपना नेचर है, प्रकृति की अपनी हैपनिंग है। आपदा तब हो जाती है जब आप उसके रास्ते में आके खड़े हो जाते हैं और उसके बाद बह जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं। तो आप कहते हैं कि साहब ये आपदा है, नदी तो बहने के लिए है, वो तो अपना रास्ता बदलेगी, पानी ज्यादा होगा उसको भी लेके आएगी, गंगा जमुना के मैदानी इलाकों को देगी, जाके गंगा सागर में मिल जाएगी। यही प्रकृति है, हिमालय से निकलेगी, गंगा सागर में जाके मिल जाएगी। आप उसके बीच में आ जाएंगे तो ठोकर खाएंगे। ये उसी तरह है, चलते हाईवे में आप अगर चलती ट्रैफिक के बीच में आ जाएंगे तो आपको टक्कर लगनी ही लगनी है। बाबा जी, इतना विस्तृत विषय है कि इसको हम चर्चाओं में नहीं समेट सकते। उसमें प्रकृति विज्ञानी भी आ जाएंगे, डेवलपमेंट वाले एक्सपर्ट भी आ जाएंगे, कानून एक्सपर्ट भी आ जाएंगे। लेकिन फिर वही खेल मौतें होती रहेंगी, मुआवजे का खेल चलेगा, सरकारों को गरियाने का खेल चलेगा, हासिल कुछ नहीं होगा। तब तक आपने मूल बात कही कि प्रकृति के साथ सहचर्य और बैलेंस बना के हमको रहना पड़ेगा। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, और हम एक बार फिर चलते-चलते प्रार्थना करेंगे कि इस त्रासदी में जिनकी भी दुखद मौत हुई, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जो लापता हैं, वो जल्दी से जल्दी अपने परिवारजनों के बीच में आएँ, रेस्क्यू हो, और जो घायल हैं, वो जल्दी स्वस्थ हों। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वही निवेदन एक बार फिर, लाइक, वीडियो को फॉरवर्ड और बेल आइकन दबाना। बाबा जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।